चलिए, हमारे साथ दमोह से सहयोगी मनीष सोनी लाइव बने हुए हैं। मनीष, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ तैयारियां हैं वहां। एक मुश्किल दौर में यहाँ पे चुनाव हुए थे, क्योंकि देखा जाए तो खुद कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अजय टंडन, वो तक कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कई जनप्रतिनिधि कोरोना पॉजिटिव हुए थे। चुनौतियों के बीच अब जो मतगणना हो रही है उसमें क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हलचल शुरू हो गई है। ठीक 8 बज चुके हैं और यहाँ पर जो गिनती है वो शुरू हो गई है। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होना था, जिसकी गिनती अभी शुरू हो गई है। 8:30 बजे से यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है उनकी गिनती यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जहाँ तक चुनाव की बात की जाए तो काफ़ी कठिन, काफ़ी कसमकस भरा ये चुनाव रहा है। जैसे कि आपने कहा कि कोरोना का साया यहाँ पर था, कई जनप्रतिनिधि इसमें कोरोना पॉजिटिव भी आए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बड़ी मुसीबतों भरा ये चुनाव रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो। दोनों ही पार्टी के लोगों द्वारा पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी गई है और आज उसका फाइनल डे है। आज यहाँ पर मतगणना होनी है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। एक एक कर लोगों को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। सभी पार्टी के जो अभिकर्ता हैं वो अपनी चेकिंग करा रहे हैं और फिर इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश कर रहे हैं। 8 बजे यहाँ पर मतगणना शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू हो गई है और ठीक 8:30 बजे यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है वो खुलना शुरू हो जाएंगी। मैं अगर इंतजामों की बात करूँ तो यहाँ पर 4 कमरे जो निर्धारित किए गए हैं। 3 कमरों में ईवीएम की गिनती होनी है और चौथे कमरे में यहाँ पर जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती अभी शुरू हो चुकी है। 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और आज एक एक कर ईवीएम खुलेगी और इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। जी बिल्कुल मनीष, चाहूंगी कि आप जाइए, किसी पुलिस अधिकारी से भी संपर्क करने का प्रयास कीजिए कि अगर किसी तरह के विवाद की स्थिति इस दौरान पैदा होती है। हालांकि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह के विवाद की स्थिति पैदा होती है तो कैसे इंतजाम वहां पर किए गए हैं सुरक्षा के? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक तो नहीं बल्कि 3-3 फिल्टर लगाए गए हैं। कई आला अधिकारी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेट पर मौजूद हैं और वो यहाँ से एक एक व्यक्ति की चेकिंग कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी का अभिकर्ता हो या कोई मीडिया पर्सनैलिटी हो या फिर कोई शासकीय कर्मचारी हो जो कि यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। सबकी यहाँ पर वो चेकिंग की जा रही है। बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मोबाइल पूरी तरह से यहाँ पर बैन किया गया है। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो भी पूरी तरह से बैन किया गया है और उन्हीं लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है जिनका कल कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कल सभी अभिकर्ताओं का कोरोना टेस्ट यहाँ पर किया गया था, रैपिड टेस्ट किया गया था, जिसमें नेगेटिव आने वाले को ही यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। जो पॉजिटिव आए हैं उनकी एंट्री यहाँ पर पूरी तरह से बैन की गई है। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखा जाए तो सुरक्षा के इंतजाम तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड भी खड़ी है, लेकिन अगर बात की जाए कोई जनप्रतिनिधि यहाँ अगर मौके पर पहुँचता है तो उसके क्या कोरोना टेस्ट किए जाएंगे? और फिलहाल जो जिनके कोरोना टेस्ट हुए थे उनको कहाँ रखा गया है? क्या उनको किसी सुरक्षित स्थान पर रखा गया था? क्योंकि संक्रमण होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो बीते दिन संक्रमित नहीं था वो अगले दिन ना हो, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है। बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको बता दूं कि दमोह में जो प्रक्रिया अपनाई गई है चुनाव आयोग द्वारा, ठीक एक दिन पहले मतलब कल सुबह 11 बजे से यहाँ पर रैपिड कोरोना टेस्ट शुरू हो गया था, जो करीब दिन भर चला। 200 से भी अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। उनमें बताया गया कि कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं, उनको पूरी तरह से यहाँ पर आने से रोक दिया गया है, लेकिन जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है उनको यहाँ पर अंदर एंट्री दी जा रही है। और अंदर अगर इंतजामों की बात की जाए तो बिना फेस मास्क, बिना पीपी किट और बिना हैंड सैनिटाइजर के किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। 2 अभिकर्ताओं के बीच एक अभिकर्ता को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा, जो कि यहाँ पर अंदर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर मतगणना करवाएंगे। इसके अलावा कई लेयर बनाई गई हैं सुरक्षा के, एक के बाद एक सभी में सुरक्षा टेस्ट होते हैं, प्रमाण पत्र चेक किए जाते हैं, खासतौर पर आईडी कार्ड, और इसके अलावा जो भी कोरोना नेगेटिव की जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले चेक की जाती है। उसके बाद ही यहाँ पर किसी भी अभिकर्ता को या किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए
बड़े नेताओं ने काफी ज्यादा ताकत दमोह के उपचुनाव में झोंकी थी। देखा गया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वहां पर पहुंचे थे। अगर बात की जाए क्या सियासी समीकरण बनते वहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने भी 17 अप्रैल से लेकर अब 2 मई की तारीख आ गई है। इस बीच में जब आपने जनता से संपर्क करने का प्रयास किया होगा, क्योंकि अभी तो रुझान जानना मुश्किल होगा, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्या सियासी समीकरण है वहां के। बिल्कुल, अगर इस उपचुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने उस चुनाव को अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया था। हालांकि एक सीट से ना तो सरकार को कोई फर्क पड़ना था, ना ही कांग्रेस को कोई फर्क पड़ना था। बावजूद इसके सरकार और जो कांग्रेस पार्टी है, दोनों के द्वारा ही यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर कई बड़ी बड़ी सभाएं की गई। वीडी शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर काफ़ी लंबे समय रहे। इसके अलावा यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी। वही कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कमलनाथ द्वारा यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोड शो किया गया था। उसके पहले कई रैलियाँ की गई थी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पर लंबे समय तक डेरा रहा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों ने इस सीट को अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया था। काफ़ी मशक्क़त की गई थी। जिसके बाद 17 तारीख को वोटिंग हुई। हालांकि वोट प्रतिशत कुछ कम रहा, जिससे जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड है। क्या होगा भविष्य में ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर वोट प्रतिशत बढ़कर आता तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को फायदा हो सकता था। लेकिन अब जब वोट प्रतिशत 60 के आसपास सिमट कर रह गया है, तो ऐसे में जो दोनों के बीच में चुनावी टक्कर है वो काफ़ी कड़ी बताई जा रही है। हालांकि मतगणना शुरू हो गई है, थोड़ी देर बाद रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे। एक के बाद एक 26 राउंड यहाँ पर होने हैं। मैं आपको बता दूं कि करीब 5 राउंड के बाद स्थिति लगभग स्पष्ट होने रहेगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जी बिल्कुल, थोड़ी ही देर में ये स्थिति स्पष्ट तो होने लगेगी। जिस प्रकार से एग्जिट पोल्स में भी आकलन लगाया गया था कि बीजेपी दमोह विधानसभा सीट से आगे रह सकती है, लेकिन अब आपसे ये जानना चाहेंगे, देखा गया था नाराजगी काफी ज्यादा थी बीजेपी में, क्योंकि जयंत मलैया का जो परिवार था वो इतने लंबे दशक से वहां पर विधायकी कर रहा था, वहां के जनप्रतिनिधि थे और वो चाहते थे कि उनके बेटे को वहां पर जनप्रतिनिधि के लिए टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कैसे बीजेपी ने वहां पर डैमेज कंट्रोल किया, क्या कुछ रुख है फिलहाल जयंत मलैया का, आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब इस चुनाव की शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं मलैया परिवार पार्टी से खफा नज़र आ रहा था, क्योंकि वो अपने पुत्र जो सिद्धार्थ मलैया उनके लिए टिकट की मांग कर रहे थे। बीच में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धार्थ मलैया निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ पर कई दिनों तक मौजूद रहे। उन्होंने जयंत मलैया को मनाने का प्रयास किया। जयंत मलैया ने फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी काम किया। कई मंचों पर वे मुख्यमंत्री के साथ भी नजर आए। इसके अलावा कई उन्होंने सभाएं भी की, व्यक्तिगत चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया। इसके अलावा सिद्धार्थ मलैया भी एक युवा चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हुए नजर आए। उन्होंने भी कई जगह पर पहुंचकर चुनाव प्रचार किया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी असंतुष्ट लोग थे उनको पूरी तरह से मनाने की कोशिश की और अंत में पार्टी एकजुट नजर आई थी। जी बिल्कुल, किस तरह से वहां पर जो मतगणना करने वाले हैं, जो गिनती करेंगे, उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है, क्योंकि इस मुश्किल दौर में उनकी ड्यूटी में भी सावधानी बरतना आवश्यक होगा, आपसे समझना चाहेंगे मनीष। मैं बिल्कुल बता दूं कि यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं उन सभी का कोरोना टेस्ट किया गया है। उन कर्मचारियों को काफ़ी बिल्कुल मनीष, आपसे चाहेंगे कि कुछ आवाज़ में समस्या आ रही है तो उसको ज़रूर सुधारें। उसके बाद आपसे एक और बार संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें 17 अप्रैल को दमोह सीट में उपचुनाव हुआ था और अब आज परिणाम का दिन है, तो मतगणना शुरू हो गई है और देखना होगा कि आज किसके हाथ दमोह की जो सीट है विधानसभा की वो लगती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत उस सीट पर झोंकी थी। तो अब थोड़ी देर में रुझान जो आना है वो भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे, एग्जिट पोल्स के आंकड़ों की अगर बात करें तो उसके मुताबिक ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बीजेपी आके हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा जो यूनिटी है, यूनाइटेड होकर पार्टी ने काम किया था। लेकिन मुकाबला कड़ा है, क्योंकि कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं अजय टंडन, वो भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से दमोह सीट से, और राहुल सिंह लोधी इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और राहुल सिंह लोधी 2018 में कांग्रेस से चुनाव जीते थे, इसलिए मुकाबला
किस तरह से टक्कर वाला है ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। पॉलिटेक्निक परिसर में मतों की गिनती हो रही है और परिणाम आने के बाद जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। इस तरह के सख्त निर्देश दिए गए हैं क्योंकि कोरोना के मुश्किल दौर में ये चुनाव हुए थे। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी करना होगा, तो सख्ती से पालन करना होगा। और बीते दिन पार्टियों के जो चुनाव एजेंट हैं उनके रैपिड टेस्ट कराए गए थे और उसके बाद ही उनको वहां पर एंट्री दी गई थी। और गाइडलाइंस के मुताबिक आपको बता दें, इस बार जुलूस नहीं निकाला जाएगा, तो 2-3 लोग ही सिर्फ जाएंगे और जीत का प्रमाण पत्र ले सकेंगे, लेकिन बड़ा जुलूस इस बार नहीं हो सकेगा। तो थोड़ी देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे। मतगणना जारी है दमोह उपचुनाव की अगर बात करें तो